अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ताज शाहिद। बात हो रही है एक्सरसाइज 5.1 की कुछ एग्जांपल्स की जो कि रह गई थी। उन एग्जांपल्स की हम अभी बात करेंगे और उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 5 है यहाँ पे, क्योंकि हमने एग्जांपल नंबर 4 तक जो है वो अपनी क्लास में कर लिया था। अब एग्जांपल नंबर हम बात करेंगे 5 की, एक्सरसाइज 5.1। कहा जा रहा है इसमें लेट स्टेरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर डिफाइंड बाय ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए प्लस 3b। मतलब आपको यहाँ पे बताया हुआ है रिलेशन के ए प्लस मतलब ए स्टेरिक बी बराबर है ए प्लस 3b के। तो अगर ए की जगह मैं बी रख दूँ और बी की जगह मैं सी रख दूँ तो ये रिलेशन हो जाएगा बी प्लस 3c के बराबर। मतलब ये रिलेशन में पहली वैल्यू की जगह और दूसरी वैल्यू की जगह मैं कुछ भी रखूं तो रिजल्ट आएगा फर्स्ट वैल्यू प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू। मतलब अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही होगी आपको। इस सवाल में कहा जा रहा है कि जो ऑपरेटर है वो एसोसिएटिव नहीं है, तो हमें यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ फॉर स्टेरिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ फॉर स्टेरिक क्या है हमारे पास, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी बराबर है ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी के। यहाँ पे लेट सपोज करेंगे कि ए बी सी तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। देन बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्टेरिक बी, तो ए स्टेरिक बी की जगह आ जाएगा आपके पास ए प्लस 3b। ये स्टेरिक आ गया, ये सी नीचे आ गया, इक्वल टू की साइन ए आ गया स्टेरिक। बी स्टेरिक सी की जगह क्या आ जाएगा, आपको पता ही है कि बी स्टेरिक सी की जगह क्या आएगा, ऊपर लिखा हुआ है बी प्लस 3c। अब दोबारा स्टेरिक लगा हुआ है, तो जब जब स्टेरिक लगा हुआ है तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है a प्लस 3b इक्वल टू की साइन यहाँ पे भी स्टेरिक लगा हुआ है तो इसका रिजल्ट भी आएगा क्या, a प्लस 3b। तो a क्या है, स्टेरिक से पहले वाली वैल्यू a की जगह आएगी, मतलब पहले लिखेंगे a प्लस 3b, दूसरी वैल्यू की जगह c, पहली वैल्यू की जगह यहाँ a आएगा, दूसरी वैल्यू की जगह यहाँ पर आएगा b प्लस 3c। बेटा ये आ जाएगा a प्लस 3b प्लस 3c, ये आ जाएगा a प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा 3b प्लस 9c। तो आपके सामने है कि ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, नॉट इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिख देंगे देयरफॉर स्टेरिक इज नॉट एसोसिएटिव, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया। आगे चलते हैं। कहा जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, जो कि पेज नंबर 144 पर मौजूद है, इसमें कहा जा रहा है जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखो बेटा क्यू क्या है, क्यू का मतलब है रैशनल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स की बात हो रही है। तो तमाम रैशनल नंबर्स की बात हो रही है तो हम करेंगे क्या, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स में अगर जीरो ऐड करा दूँ तो रिजल्ट मेरे पास एक्स ही आएगा, या जीरो को एक्स में ऐड करा दूँ तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो एक्स ही आएगा। तो बेटा जीरो अगर एक्स में ऐड हो रहा है तो इसके रिजल्ट को चेंज नहीं कर रहा, मतलब एक्स जैसा है वैसा ही आ रहा है। मतलब जो इसकी आइडेंटिटी है, मतलब जो इसकी पहचान है वो पहचान तब्दील नहीं हो रही, वही रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़ीरो क्या है, ज़ीरो जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन की जब भी बात आएगी तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या है, ज़ीरो है, ये बात आपको याद रखनी है। कह रहे हैं यूनिटी मतलब वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। सही है, मतलब आप स्टेरिक नहीं है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है। एक्स को मल्टीप्लाई कराया वन से तो एक्स आ गया, वन को मल्टीप्लाई कराया एक्स से तो एक्स आ गया। मतलब बेटा जो एक्स की पहचान है वही पहचान आ रही है, एक्स जैसा था वैसा ही है, कुछ उसमें चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब है कि एक्स की आइडेंटिटी तब्दील नहीं हुई, किसकी वजह से, वन की वजह से।
तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है। आगे कहा जा रहा है द सेट n हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। द सेट n मतलब n फॉर नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, कह रहे हैं सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, और हम कह रहे हैं कि 0 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि वो बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट सही है। नीचे आ गया द सेट V हैज नल वेक्टर, द नल वेक्टर एज द आइडेंटिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। नल वेक्टर में मतलब नल वेक्टर को और नल वेक्टर को अगर ऐड कराऊं तो वेक्टर ही आएगा, मतलब वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नल वेक्टर मीन्स 0, 0 अगर इसमें ऐड हो रहा है तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, या 0 को b में ऐड कराएं तो रिजल्ट b ही आएगा। तो बेटा आपको ये बात याद रखनी है कि 0 वेक्टर जो है मतलब नल वेक्टर जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, वेक्टर्स की। तो ये बात आपको याद रखनी है। बेसिकली ये जो सवाल है ये एमसीक्यूज की एतबार से बनाए गए हैं, और ये सवाल एमसीक्यूज में ही पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको बेसिकली याद रखना है। अच्छा, फिर इसके अगले पेज पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्स की, मतलब इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है आपकी बुक में, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको सारी एक्सप्लेनेशन उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको पढ़ लिएगा गौर से। फिर उसके बाद बात आ रही है किस चीज़ की, उसके बाद बात आ रही है ग्रुप वाइड की। ये ग्रुप वाइड क्या चीज़ है, पहले उस पर बात करेंगे। ग्रुप वाइड की डेफिनेशन है बहुत आसान सी, हम पहले उस डेफिनेशन को समझते हैं। तो डेफिनेशन में हमसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। ग्रुप वाइड S comma steric is an ordered pair of non-empty set S and steric be defined on S। तो ग्रुप वाइड की ये बेसिकली डेफिनेशन है, ग्रुप वाइड एस कॉमा स्टेरिक, मतलब एस कॉमा स्टेरिक को ग्रुप वाइड कहा जाता है। कब कहा जाता है भाई, जब एस जो है वो क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट हो। दूसरी बात, स्टेरिक भी डिफाइंड और एस मतलब स्टेरिक के रिस्पेक्ट से क्या हो, क्लोज्ड हो। अगर सेट स्टेरिक के रिस्पेक्ट से क्लोज्ड है तो हम इस ऑर्डर्ड पेयर को ग्रुप वाइड कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक मेरे पास सेट है एस जो कि है 1,0 और मेरे पास ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 0 1 0 आ गया। अब यहाँ पे आएगी मल्टीप्लिकेशन की साइन, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया, 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। तमाम की तमाम वैल्यूज सेट एस से बिलोंग कर रही हैं, तो मैं यहाँ पे अब तीन बातें लिख सकता हूँ।
सबसे पहली बात, सेट एस इज क्लोज्ड with respect to multiplication. दूसरी बात, multiplication is a binary operation on S. और मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे तीसरी बात मैं यहां पे लिख सकता हूं जो कि अभी अभी मुझे पता चली है कि S कॉमा मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड का मतलब भी क्या है कि ये जो सेट S है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो इसको ग्रुपॉइड कहते हैं। अगर S कॉमा स्टेरिक की बात हो रही है और S इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक है, क्लोज्ड नहीं है, तो हम इसको कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है किसका? नॉन एम्प्टी सेट एस का और वन या उससे ज़्यादा ऑपरेटर्स का है। एक ऑपरेटर स्टेरिक लिखा है, या इससे ज़्यादा ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जब कहेंगे जब ये क्लोज्ड नहीं होगा। जब ये क्लोज्ड होगा तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्रुपॉइड। सवाल पे चलते हैं अब हम इसके। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का। कह रहे हैं आर दी फॉलोइंग ग्रुपॉइड्स क्यू कॉमा एडिशन Q for rational numbers. Rational numbers means fractions or integers. तो बेटा आपसे कह रहे हैं कि Q with respect to addition closed है या नहीं है। Q मतलब रैशनल नंबर, तो आपने क्या करा? फ्रैक्शंस को सपोज कर लें मिसाल के तौर पे, दोनों को आपस में ऐड करा रहे हैं, तो ऐड कराने पे आपके पास 1 + 3 मतलब 4/2। रिजल्ट क्या आ गया? 2। 2 क्या एक इंटीजर है, मतलब ये बिलोंग करता है Q से। इसी तरीके से आपने क्या करा? 3/2 और 1 को ऐड करा दिया। सॉल्व करने में 5/2 आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन को भी इंटीजर कहते हैं। सही है। इसी तरीके से आपने क्या करा? 0 + 5/4 ऐड करा दिया, तो 5/4 आ गया। क्या आ गया? ये इंटीजर आ गया। ओ सॉरी, फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन मीन्स रैशनल नंबर आ गया। तो बेटा आप अगर देखें यहाँ पे, क्योंकि रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो आप एक स्पेसिफिक सेट नहीं लिख सकते, क्योंकि रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट है और उनकी शक्ल फ्रैक्शंस में भी होती है, उनकी शक्ल इंटीजर्स में भी होती है। तो बेटा हम क्या करें? तो हम ऐसे ही करेंगे कि 3 दफ़ा जो है वो 3 मतलब 2 फ्रैक्शंस को, इंटीजर्स को, इनको ऐड करा के देख लेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अब आपके सामने सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो क्यू आ रहे हैं, तो क्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यस, ये ग्रुप वाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है आर कॉमा माइनस आर फॉर रियल नंबर्स माइनस के रिस्पेक्ट से हमें चेक करना है
कि रियल नंबर्स का जो सेट है वो क्लोज्ड है या नहीं है। सही है। तो बेटा रियल नंबर्स तो आपको पता है कि रियल नंबर्स तो कोई भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बात देखनी है कि दो रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराने पे रिजल्ट रियल आएगा या नहीं आएगा। तो अगर मैं दो रियल नंबर्स को माइनस कराता हूँ, मतलब एक आर है रियल नंबर, दूसरा भी आर है, दोनों को माइनस कराया तो क्या रियल आएगा नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे 1 और 2 एक रियल नंबर है, दोनों को माइनस कराने पे -1 आ गया। 1/2 -1 एक रियल नंबर है, तो दोनों को माइनस कराने पे -1/2 आ गया, रियल नंबर आएगा। 0 और 5 को माइनस कराया तो -5 आ गया, ये एक रियल नंबर है। तो बेटा कोई भी दो तरीके के नंबर्स को हम माइनस करा लें तो आने वाला जो नंबर है वो आपके सामने है कि वो रियल आ रहा है, उसमें आयोटा नहीं है। आयोटा आ ही नहीं सकता कि अगर हम दो नंबर्स को माइनस करा रहे हैं तो आयोटा आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराने पे हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यस। फिर बात आ रही है आपके पास पार्ट 3 की, जिसमें बात हो रही है M3 कॉमा मल्टीप्लिकेशन। M3 का मतलब क्या है? M3 मीन्स मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। मैट्रिस ऑफ ऑर्डर 3 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब दो मैट्रिसेस को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं ऑर्डर 3 के, मिसाल के तौर पे मैंने एक ये मैट्रिक्स ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं इससे यूनिट मैट्रिक्स से। यूनिट मैट्रिक्स से इसलिए मल्टीप्लाई करा रहा हूँ कि मुझे पता है कि यूनिट मैट्रिक्स से अगर कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट वही आ जाएगा जो पहले लिखा हुआ है। मतलब यूनिट को छोड़ के जो भी मैट्रिक्स है वो रिजल्ट आ जाएगा। बेटा मुझे ये बात समझानी है आपको कि यहाँ पे मेरे पास दो क्या कहते हैं मैट्रिसेस मौजूद थे शुरू में, जिनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कराया। अच्छा, जो मैं रफ वर्क कर रहा हूँ इसको करने को शो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ MCQ में सवाल आ सकता है। बेटा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 3/3। आपको पता है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब पहला ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो ये बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों बराबर हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या बनता है? हमारे पास ऑर्डर क्या बनता है? ये नंबर और ये नंबर हमारे पास ऑर्डर बन जाता है। तो दो 3/3 ऑर्डर के अगर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आने वाला रिजल्ट भी क्या होगा? आने वाला रिजल्ट भी 3/3 ऑर्डर का होगा, मतलब आने वाला रिजल्ट भी M3 होगा, मतलब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। तो जितने भी 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करा लें, आने वाले जो रिजल्ट्स है वो हमेशा हमेशा 3/3 ऑर्डर के रहेंगे। कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा जो कि 3/3 ऑर्डर का ना हो। तो इसका मतलब है कि 3/3 के तमाम मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हैं। तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप वाइड कहलाएगा, तो हम इसको यस कहेंगे। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में हमसे क्या कहा हुआ है? पार्ट 4 में हमसे कहा जा रहा है v कॉमा डॉट, v फॉर वेक्टर्स, और बात हो रही है डॉट प्रोडक्ट की। सही है, दो वेक्टर्स अपनी मर्जी से सपोज कर लो बच्चों। मैंने एक वेक्टर सपोज कर लिया 2i + 3j, साथ में एक वेक्टर सपोज कर लिया 4i + 5j। ये दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, i वाली वैल्यू i वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी, 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 8, i डॉट i, 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 5 15, j डॉट j। तो रिजल्ट क्या आएगा? i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 23। तो आपके सामने है कि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स हैं। जो आने वाला रिजल्ट है वो क्या है? आने वाला रिजल्ट है स्केलर। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कभी भी वेक्टर नहीं आता, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्योंकि वेक्टर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये, मतलब क्योंकि रिजल्ट वेक्टर से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप वाइड नहीं कहलाएगा, कुछ भी हो जाए।
उम्मीद है कि यहाँ तक तो बात समझ आएगी कि ग्रुपॉइड नहीं है, क्यों नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, एक्सरसाइज 5.2 के। कह रहे हैं एस कॉमा स्टेरिक a groupoid if S is equal to 1 2 3 4 and steric is defined on S by x steric y is equal to 2। तो बेटा आपको मैंने वही बात कही थी कि सवाल में अगर नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर दिख जाए तो यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर स्टेरिक की बात हो रही है, तो आपको फौरन देखना है कि कहीं पर दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो आपने देख लिया एक्स और वाई के दरमियान में स्टेरिक लिखा हुआ है। एक्स और वाई बेसिकली क्या होंगी, इस सेट की वैल्यूज होंगी। मतलब आप x की जगह बेशक 1 रख दें, y की जगह बेशक 2 रख दें, आने वाला रिजल्ट क्या रहेगा, आने वाला रिजल्ट 2 रहेगा। मतलब x स्टेरिक y का रिजल्ट आ रहा है 2। तो आप x की जगह y की जगह आप कुछ भी रख दें, आने वाला रिजल्ट 2 ही रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप x की जगह 2 रखते हैं, y की जगह 3 रखते हैं, आएगा रिजल्ट 2 ही। अगर आप यहाँ पे x की जगह 3 रखते हैं, y की जगह 4 रखते हैं, तो आएगा रिजल्ट 2 ही। 4 रखते हैं, 1 रखते हैं, तो आएगा रिजल्ट 2 ही। तो कुछ भी हो जाए, कह रहे हैं कि x और y कुछ भी हो, रिजल्ट 2 ही आना है, रिजल्ट 2 ही आना है, हर सूरत में रिजल्ट 2 आना है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रुपॉइड है या नहीं है, ग्रुपॉइड मींस ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर स्टेरिक। वही 1 2 3 4 1 2 3 4 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे साइन आएगी स्टेरिक की, तो सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पर 1 जाके 1 से ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 स्टेरिक 1, तो रिजल्ट 2 ही आना है कुछ भी हो जाए। 1 जाके 2 से ऑपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब होगा 1 स्टेरिक 2, तो रिजल्ट 2 ही आना है आपके सामने, कुछ भी हो जाए 2 ही आएगा। फिर 1 जाके ऑपरेट होगा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 स्टेरिक 3, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 2। 2 हो या ना हो, इन वैल्यूज में आना रिजल्ट 2 ही है, कुछ भी हो जाए सवाल में, क्योंकि बता दिया गया है कि रिजल्ट 2 ही होगा। 1 स्टेरिक 4, तो 2 आएगा। 2 स्टेरिक 1, तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 ही आएगा। 2 स्टेरिक 2, 2 आएगा। 2 स्टेरिक 3, 2 आएगा। मतलब सब जगहों पर 2 आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने है कि x और y की जगह कुछ भी आ जाए, आने वाला रिजल्ट 2 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सिंस all values are belongs to S, therefore S comma steric is a groupoid। तो S कॉमा स्टेरिक जो है वो ग्रुपॉइड कहलाएगा। ये बात आपके पास हो गई कि ये ग्रुपॉइड है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है एस कॉमा डॉट सर्कल अ ग्रुपॉइड इफ एस इज इक्वल टू, एस के अंदर दो शेप्स दिए हुए, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, एंड डॉट सर्कल इज डिफाइंड ऑन एस बाय, कहा जा रहा है अब ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू ट्राइंगल मतलब डेल्टा, कहा जा रहा है ए बी बिलोंग करेंगे एस से। अब बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और बी की जगह कुछ भी आ जाए, रिजल्ट आएगा रिजल्ट डेल्टा ही। मतलब ए ऑपरेटर बी बराबर है डेल्टा के। ए और बी क्या होंगे, ए और बी एस में से होंगे। एस में मतलब ये दो शेप है,
मतलब ए की जगह डेल्टा आ जाए, बी की जगह स्क्वायर आ जाए, आएगा डेल्टा ही। ए की जगह स्क्वायर आ जाए, बी की जगह स्क्वायर आ जाए, आएगा डेल्टा ही। मतलब कुछ भी हो जाए, आने वाला रिजल्ट जो है वो डेल्टा ही रहेगा। मतलब अगर डेल्टा आ जाए और यहाँ पे भी डेल्टा आ जाए, आने वाला रिजल्ट डेल्टा ही रहेगा। मतलब अगर आगे स्क्वायर आ जाए, एक जगह पर डेल्टा आ जाए, आने वाला रिजल्ट डेल्टा ही रहेगा। कुछ भी हो जाए, क्योंकि सवाल में बता दिया ए बी का रिजल्ट डेल्टा आ रहा है। ए बी कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई भी शेप हो सकता है एस में से, रिजल्ट डेल्टा ही रहना है। सवाल में ये बात वाज़ेह तौर पे समझा दी गई है। आपको यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर डॉट सर्कल। तो आपने यहाँ लिख दिया डेल्टा और ये स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी डेल्टा और ये स्क्वायर आ गया। आप यहाँ पे टेबल को बना लेंगे तो ये हो जाएगा भाई, ये डेल्टा जाके डेल्टा से ऑपरेट हुआ तो ये आएगा डेल्टा ऑपरेटर डेल्टा, तो रिजल्ट डेल्टा ही आएगा। ये डेल्टा जाके स्क्वायर से ऑपरेट होगा तो डेल्टा ऑपरेटर स्क्वायर, तो रिजल्ट डेल्टा ही आएगा। ये स्क्वायर जाके डेल्टा से ऑपरेट होगा तो डेल्टा ही आएगा। ये स्क्वायर जाके स्क्वायर से ऑपरेट होगा, डेल्टा ही आएगा कुछ भी हो जाए। तो ऑल वैल्यूज आर बिलोंग्स टू एस, therefore S comma operator is a ग्रुप वाइड। तो यहाँ पे बात आपको पता चल गई कि ये ग्रुप वाइड है। अच्छा, तो इसी के साथ जो है हम अपने काम को वाइंड अप करते हैं। आप लोगों को जो है वो क्या करना होगा, एग्जाम्पल्स करनी होंगी। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी एग्जाम्पल्स करनी होंगी भाई? पेज नंबर 145 पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स आपको करनी है। एग्जाम्पल्स क्या करनी है आपको, बस इसको कॉपी करना है, क्योंकि बेटा इसमें सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है पहले से।